हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 25 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? फर्स्ट, it is selected from among a permanent panel of arbitrators, but it is not permanent in nature. Second, it can arbitrate disputes both within and between intergovernmental organizations or between private corporations. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करें तो ये परमानेंट नेचर की नहीं है, उसके अंदर कुछ आर्बिट्रेटर्स होते हैं। जैसे ही कोई भी इंटर गवर्नमेंटल या फिर कॉरपोरेशंस के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वहां पे टेम्पररी बेसिस पे ट्रिब्यूनल बनाई जाती है फ्रॉम अमॉन्ग द परमानेंट पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ये पैनल जो है वो परमानेंट है और डिस्प्यूट के बेसिस पे ये ट्रिब्यूनल बनाई जाती है जो कि परमानेंट नेचर की नहीं है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। अगर किसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिस्प्यूट है, या फिर ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या फिर एक तरफ कोई ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी तरफ कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन है, या फिर एक तरफ कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन है और दूसरी तरफ भी कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन है, ऐसे सारे डिस्प्यूट को ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इज सी, 1 एंड 3, सॉरी बोथ 1 एंड 2। सो रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज अगेन ये एक कंपनी है कैन एनर्जी, जो कि यूके बेस्ड एनर्जी कंपनी है। उसके सामने इंडिया जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, स्पेशली नोन एज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, उसके अंदर इंडिया जो है वो केस हार गया है। ये उसकी पूरी जर्नी दी गई है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लेजिस्लेशन, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिक्लेयर किया था कि किस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है वो बार बार न्यूज में रहता है। इससे पहले भी इंडिया जो है सेम वोडाफोन इंडिया केस जो है उसके लिए भी इसी ट्रिब्यूनल के अंदर इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को लेके केस जो है वो हार गया था। अगेन यहाँ पे भी इंडिया को $1.4 बिलियन का केस जो है इंडिया हार चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 74% एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, थ्रू गवर्नमेंट रूट इन डीटीएच सर्विसेज रिसेंटली। डीटीएच का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम। Second, Government of India has increased the license period and reduced license fee for DTH service providers. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज रिसेंटली ये कल के न्यूज़पेपर में था कि गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई को अप्रूवल दे दिया है बाय द ऑटोमेटिक रूट, और उसके लिए लाइसेंस पीरियड जो है वो पहले 10 साल का था, अभी उसको इंक्रीज करके 20 ईयर्स कर दिया गया है, और उसकी लाइसेंस फी जो है वो भी रिड्यूस की गई। अर्लियर इसके अंदर सिर्फ 49% एफडीआई को अप्रूवल था। तो इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, सेकंड इज करेक्ट। आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था। हम कल हमारा वीडियो जो है वो पब्लिश नहीं कर पाए थे, तो आज के जितने क्वेश्चन है उसमें से 7 क्वेश्चन कल के न्यूज़पेपर से है और बाकी के 3 क्वेश्चन आज के न्यूज़पेपर से। आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो एडिटोरियल्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट? फर्स्ट, it is a central sector post metric scholarship scheme for students from scheduled castes. Second, scholarship amount will be directly transferred to the beneficiaries. And third, it will enable students to access higher education over the next 5 years. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, ये बात करेक्ट है कि ये हायर एजुकेशन के लिए बनाई गई है, लेकिन इट इज नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां पे टोटल कॉस्ट जो है वो 60-40 के बेसिस पे सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिवाइड की जाएगी।
सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है 100% कॉस्ट इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसलिए फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड इज करेक्ट कि स्कॉलरशिप अमाउंट जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी और इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है वो अगले 5 साल तक हायर एजुकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। सो द आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। ये भी कल के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे था कि शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट है उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। सो ऑलमोस्ट 4 करोड़ स्टूडेंट्स को इसकी वजह से बेनिफिट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is not correct about Election Commission of India? First, it is a permanent and independent constitutional body to conduct free and fair elections. Second, Article 324 of the Constitution empowers it to conduct 5 kinds of elections. Third, the Election Commission is an all India body that is common to both central government and state governments. And fourth, it prepares and periodically revises electoral rolls and registers all voters. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज इट इज इनकरेक्ट। हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है क्योंकि ये एक परमानेंट बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिकॉज इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इलेक्शन कमीशन जो है वो 4 टाइप के इलेक्शन, मतलब कि 4 इलेक्शंस की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के इलेक्शंस एंड स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन। ये 4 इलेक्शन जो है, सिर्फ ये 4 इलेक्शन ही इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद म्यूनिसिपालिटी एंड पंचायत के जो इलेक्शंस है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। तो बी जो है वो इनकरेक्ट होगा। सी जो है वो भी करेक्ट है कि इट इज एन ऑल इंडिया बॉडी। यहां पे हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए कॉमन है और इसका एक मेन फंक्शन ये भी है कि ये इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करता है, कौन से वोटर्स किस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर वोट देंगे और उन सभी वोटर्स को रजिस्टर भी करता है। तो ये कल के न्यूज़पेपर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर काफी अच्छा आर्टिकल था, जिसके अंदर किस तरीके से कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं उसके बारे में दिया गया है कुछ एग्जांपल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is or are correct? First, 93% of total workforce is informal as per the economic survey of 2018-19. Second, migrant workers and agricultural laborers are known as unorganized laborers based on their nature of employment. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 इंडिया के अंदर 93% वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर या फिर हम कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अब लेबर मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है उनको 4 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 क्राइटेरियाज। पहला क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है उसके बेसिस पे उनको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर डिक्लेयर किया जाता है। दूसरा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे जो माइग्रेंट वर्कर्स है, एग्रीकल्चर लेबरर्स है, फिर उसके बाद बॉन्डेड लेबर्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है, तो ये सब कहाँ पे आते हैं? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉइज। दूसरा है कि स्पेशल स्ट्रेस्ड कैटेगरीज, स्पेशल स्ट्रेस्ड कैटेगरी जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है वो सब इस टाइप के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में आते हैं। और चौथी कैटेगरी है सर्विस सेक्टर्स, जो सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है और फिर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वो उस काइंड के क्लासिफिकेशन में आते हैं। सो एज पर द लेबर मिनिस्ट्री 4 टाइप के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो ये रिसेंटली जो विस्टर्न का इंसिडेंट हुआ था, ताइवान की कंपनी है विस्टर्न कॉर्पोरेशन, कर्नाटका के अंदर उनका जो एप्पल कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, जहां पे काफी सारे वर्कर्स ने उसको नुकसान पहुंचाया था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, और
बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, ऑलमोस्ट 440 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इस वजह से ये आर्टिकल में ये बात कही गई है कि किस तरीके से इंडस्ट्री एंड लेबर्स के बीच में हार्मनी क्रिएट की जा सकती है एंड टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ क्लैशेस बिटवीन द इंडस्ट्रियल crony capitalist and the workers. Question number 6. Which of the following statement is or are correct? First, in India, Department of Science and Technology is one of the major funding agencies for scientific research. Second, scientists need to publish their research paper in an academic journal which is peer reviewed before getting published. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्चुअली कल के न्यूज़पेपर में ये जो साइंटिफिक रिसर्च होता है और किस तरीके से वो रिसर्च की इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक तक पहुंचती है, तो उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी गई इस पर्टिकुलर पैराग्राफ। बिकॉज रिसेंटली ये केस हुआ था, जो कि केस इंडिया से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये केस जो है अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा है, इसलिए ये पूरी साइंटिफिक रिसर्च की प्रोसेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर काफ़ी सारी एजेंसीज जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। अब यहाँ पे उसकी एक प्रोसीजर दी गई है कि सबसे पहले साइंटिस्ट जो है वो अपना रिसर्च पेपर प्रिपेयर करेंगे, उनको इन सब एजेंसीज के द्वारा फंडिंग दी जाती है रिसर्च करने के लिए। फिर ये किसी भी एकेडमिक जर्नल के अंदर ये रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश होगा। फिर एकेडमिक जर्नल के अंदर जो एक्सपीरियंस साइंटिस्ट है वो उसका पीयर रिव्यू करेंगे, और फिर अगर मान लो कि उनको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक है, तो फिर उसको पब्लिश करेंगे फाइनली, एंड फाइनली इट इज अवेलेबल टू दी पब्लिक। तो यहाँ पे ना तो जो ऑथर है उनको कोई पैसे दिए जाते हैं, ना तो जो रिव्यूअर्स है उनको कोई पैसे दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जर्नल्स क्या करते हैं कि कुछ लाइब्रेरीज के अंदर उन जर्नल्स को अवेलेबल करवाने के लिए पैसे लेते हैं। मतलब जर्नल्स जो है वो लाइब्रेरी में दी जाती है और बदले में पैसे लिए जाते हैं, और ये काफी बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे कहा गया है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1500 करोड़ इज पेड फॉर इंडिया एज अ होल एन्युअली। मतलब कि सिर्फ इंडिया में ही इसका 1500 करोड़ का बिजनेस है। तो ये काफी बड़ा बिजनेस बन चुका है। किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए और इसके बेनिफिट्स भी क्या हो सकता है, ये सब इस आर्टिकल में दिया गया है। सो हमारा आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is or are correct about reforms recently introduced in GST? First, government has introduced mandatory physical verification of business premises for obtaining GST registration. Second, businesses with monthly turnover over rupees 50 lakh can pay GST using input tax credits. And third, the distance covered under an e-way bill is increased for broader coverage. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है सी, 1 and 3। सेकंड इज इनकरेक्ट। रिसेंटली जीएसटी के अंदर 3 रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जिसके अंदर पहला रिफॉर्म यह है कि अगर किसी बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो फिजिकली उस बिजनेस प्रीमाइस पे जाएंगे और उसको वेरीफाई करेंगे कि ऐसा कोई बिजनेस है या नहीं। बिकॉज काफी बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि ओरिजिनल में कोई बिजनेस नहीं है लेकिन फिर भी उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। ये एक नई कंडीशन जो है वो ऐड की गई है कि किसी बिजनेस का मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो उनको 1% जीएसटी जो है वो अब कैश में पे करना पड़ेगा। वो इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज नहीं कर सकते, दे हैव टू पे द 1% ऑफ जीएसटी इन दी कैश। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड इज करेक्ट। ई वे बिल में पहले पर डे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाता था, जिसको अभी 200 किलोमीटर किया गया है फॉर द ब्रॉडर कवरेज। तो ये आंसर होगा सी, 1 and 3। तो ये कल के न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमी का सेक्शन है वहां पे था कि जीएसटी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस इज नाउ मैंडेटरी
तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको सेकंड स्टेटमेंट का आंसर मिलेगा और यहाँ पे आपको थर्ड स्टेटमेंट का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर? फर्स्ट, parties to any case can move SIAC, that is Singapore International Arbitration Center, to appoint an emergency arbitrator to get urgent interim relief. Second, currently under Indian law, there is no express mechanism for enforcement of the orders of emergency arbitrator. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए, ये जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उसके अंदर फॉर एग्जांपल की इंडिया और सामने है वोडाफोन। नाउ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गो टू दिस सेंटर, तो ये भी परमानेंट नेचर की नहीं है, यहाँ पे एक टेम्पररी बेसिस पे ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी। अब वो ट्रिब्यूनल बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर मान लो कि जब तक ट्रिब्यूनल बनती है तब तक इंडिया को कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए ये सेंटर जो है वहां पे कोई इमरजेंसी आर्बिट्रेटर बनाया जाएगा जो कि ऑर्डर देंगे कि कंट्री को इंटरिम रिलीफ देनी है या नहीं। अब अगर मान लो कि उन्होंने ऑर्डर दिया कि इंडिया को इंटरिम रिलीफ नहीं दी जाएगी, तो इंडिया के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि उन्होंने जो कहा है वो हमें कंपलसरी एनफोर्स करना होगा। वो इंटरिम ऑर्डर जो है, मतलब कि जो इमरजेंसी ऑर्डर है, वो दोनों में से कोई भी वॉलंटरीली एनफोर्स कर सकता है। मतलब कि उनका ऑर्डर जो है वो आप चाहे तो एनफोर्स कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन अंडर द करंट लॉ ये कहा गया है कि अगर मान लो इंडिया के खिलाफ या फिर इंडिया के पास, इंडिया के फेवर में ऐसा कोई एनफोर्समेंट है जो वॉलंटरीली सामने वाले ने एनफोर्स नहीं किया, तो इंडिया के अंदर उस पर्टिकुलर केस को हाई कोर्ट के द्वारा डील किया जाता है। मतलब कि अगर मान लो कि इंडिया को इंटरिम रिलीफ मिलती है और वोडाफोन जो है वो इंडिया को इंटरिम रिलीफ नहीं देता, तो इंडिया जो है वो किसी भी हाई कोर्ट में वोडाफोन के खिलाफ ये केस कर सकता है। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। और यही हुआ है, आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे है कि जो वोडाफोन केस में इंडिया हार गया था उसके अंदर इंडिया ने वोडाफोन के अगेंस्ट ये जो सिंगापुर कोर्ट है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, तो वहां पे केस किया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन? फर्स्ट इज जॉर्जिया, सेकेंड इज नॉर्वे, थर्ड इज स्विट्जरलैंड एंड फोर्थ इज जर्मनी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, 1, 2 and 3। The moment you know that Germany is a member of European Union, तो यहाँ पे आप ये तीन ऑप्शंस को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तीन यूरोपियन मेंबर्स है, लेकिन फिर भी ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। सो ये ब्रेक्जिट ट्रेड डील जो है वो अभी फाइनल हो गई है ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में, तो इसलिए ये ब्रिटेन्स एग्जिट जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is or are correct about Atal Bihari Vajpayee? First, India's first nuclear test was carried during his tenure as Prime Minister. Second, he sought to improve diplomatic relations with Pakistan. And third, his birth anniversary is celebrated as Good Governance Day in India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बिकॉज इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट नहीं, it was second nuclear test which is known as Pokhran 2, which was carried during his tenure as prime minister. So first is incorrect, second जो है वो correct है। एक काफी फेमस इंसिडेंट है कि वो यहाँ से बस के द्वारा लाहौर गए थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को मिलने के लिए टू इम्प्रूव द डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, सो इस दिन को मनाया जाएगा एज अ गुड गवर्नेंस डे। सो द आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। सो एज आई सेड, टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।